everybody, this is A.S. Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group classes for history, and here we are preparing for UPSC and SSC. उसकी हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। आज हम अपनी कहानी, अपनी स्टोरी लाइन को आगे लेके जाएंगे। लास्ट टाइम पे मैंने क्लास को कहां पे छोड़ा था, हम लोगों ने एक चीज समझ ली थी कि पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था जो सिविलाइज्ड हुआ करता था, उसके बाद ऋग्वैदिक इरा आया। ऋग्वैदिक इरा के अंदर थोड़ा बहुत सब कुछ नॉर्मल ही चलता था, ज्यादा लोग परेशान नहीं थे। परेशान होंगे तो परेशानी से दूर भागेंगे। उसके बाद लेटर वैदिक एज आया। लेटर वैदिक एज के अंदर परेशानियां बढ़ गई, सेक्टर्स डिवाइड हो गए, 4 अलग सेक्टर हो गए और अभी जो सेक्टर्स थे वो बर्थ के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिए गए। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहोगे, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय रहोगे, शूद्र हो तो आप शूद्र ही रहोगे। और कंडीशन बहुत ज्यादा डिटोरिएट होती गई, लोग परेशान होते गए, ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बढ़ती चली गई। बहुत सारे भगवान क्रिएट कर लिए गए। जितने ज्यादा भगवान उतने ज्यादा पूजा, उतने ज्यादा हवन, उतना ज्यादा कंट्रोल। लोगों के अंदर सुपरस्टिशन डेवलप हो गया कि अगर आप ऐसा करोगे तो नेक्स्ट जन्म में आप हो सकता है ब्राह्मण बन के पैदा हो जाओ या और बेटर कैटेगरी में आ जाओ। लोगों के अंदर डर और सुपरस्टिशन बढ़ा दिया गया जिससे और ज्यादा सुप्रीमेसी होती चली जाए। ब्राह्मण्स के अलावा जितनी भी कैटेगरीज थी उन सब लोगों को परेशानी होने लगी। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अगर आप डोमिनेट करोगे, परेशान करोगे, उसके ऊपर अपनी कोई भी सुप्रीमेसी दिखाओगे कि ये मैं हूं तो यही करो, तो वो परेशान होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम लोग जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है, स्टार्टिंग से बताया हुआ है। अगर आप टाइम पीरियड की बात करोगे तो 3500 BC के अराउंड अगर आप बात करोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड चल रहा था वहां पे। उसके बाद 1500 से अगर आप 1000 की बात करोगे, BC के अंदर उल्टा टाइम पीरियड चलता है, तो उस समय आपका ऋग्वैदिक इरा चल रहा था। उसके बाद आप अगर 1000 से 600 की बात करोगे, 600 BC थी, तो लेटर वैदिक एज यहां पे आ चुकी थी। 600 BC का जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड को बोला जाता है धार्मिक आंदोलन का पीरियड। इसका मतलब इस समय लोग इतने ज्यादा परेशान हो रखे थे, इतने ज्यादा तंग आ चुके थे। कहानी को, कनेक्शन को बना के रखना, पूरी हिस्ट्री कहानी बना के समझा दूंगा और आपको पूरी कहानी बचपन से ही सारी कहानियां याद हो जाती तो ये भी याद हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, मैं 4 क्लासेस पूरा हिस्ट्री का ओवरव्यू दूंगा जिससे आपकी एक टाइमलाइन क्रिएट हो जाए आपके दिमाग की कि ऐसे 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 चल रहा था। इससे जो भी मैं कहानी फिर अंदर घुस के जब समझाऊंगा चीजों का, तो आप बहुत इजीली उन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे और जोड़ पाओगे। इसलिए मैं आपको इस तरीके से पहले ओवरव्यू दे रहा हूं। धार्मिक आंदोलन का पीरियड था या टाइम पीरियड था जहां पे लोग इतने ज्यादा परेशान हो रखे थे कि अराउंड 62 नए धर्म निकल के आए थे, कुछ फिलॉसफीज निकल के आई थी, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म फिलॉसफी। जब लोग परेशान हो जाते हैं तो आसानी की तरफ जाने का रास्ता ढूंढते हैं, जहां उन्हें आसानी दिखती है वहां पे वो जाना पसंद करते हैं। और हमेशा हम अपनी जिंदगी अपनी पसंद की तरह जीना चाहते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होने लगे। ये वो पीरियड था जब जैनिज्म और बुद्धिज्म फिलॉसफीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी थी। शूद्र, क्षत्रिय, वो सारे के सारे डाइवर्ट हो रहे थे, उधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी अब खतरे में आ रही थी क्योंकि नए नए धर्म निकल के आ रहे थे, जिसके अंदर शिविज्म, वैष्णविज्म, बहुत सारे धर्म, 62 अराउंड टोटल धर्म निकल के आ चुके थे इस टाइम पीरियड के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्लियर समझाता चला जाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये वो चीजें हैं जो हो चुकी हैं, हम उनको सिर्फ आज के टाइम पीरियड पे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए और हमें एग्जाम निकालना है। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी लाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको समझाया था, हम लोग मैनेज से अनमैनेज गए थे और फिर अब मैनेज की तरफ बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम डेवलप्ड हो जाए। वो तभी हो पाएंगे जब हम लोग, जितनी भी यहाँ पे जनरेशन है, हम लोग अपनी थिंकिंग, अपना दिमाग को मैनेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के टाइम पे जीना है, आपको आज की चीज सोचनी है, पुरानी चीज को अपने ऊपर इंपैक्ट नहीं लाने देना है। तो दिस इज व्हाट आई यूजुअली से इन एवरी क्लास। जब भी मैं क्लास लेता हूं, हिस्ट्री पढ़ाते टाइम इमोशनल नहीं होना, रियलिटी में आपको समझा रहा हूं, पर वो रियलिटी कल की थी, जो बीत गया वो बीत गया। हम आज की बात करते हैं तो आज जो है वो आप हो, तो आपको अपनी सोच आज के हिसाब से ठीक रखनी है। इस चीज को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ हम क्रोनोलॉजी, हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हुई हैं उनको हम समझते हैं क्योंकि जरूरी है वो चीज समझना।
धार्मिक आंदोलन हुए। एक चीज मैंने आपको और स्टार्टिंग में समझाई थी, धार्मिक आंदोलन जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों को आराम मिलने लगा, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म इन लोगों की एक इन्होंने बेस ही बना लिया कि भाई ऐसा है कि हमारा एक ही बेस है, आराम 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 और आराम। मतलब इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इंसान को जो चाहिए वो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो लोग काफी अट्रैक्ट हो गए, उनको लगा नहीं दिस इज गुड, अच्छी चीज है, हम उधर जा सकते हैं। लोग डिस्ट्रैक्ट होने लगे, कहां से? लेटर ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर जो परेशान लोग थे, अब वो अलग अलग धर्म जो जो उनको सुटेबल लगता था उसके अकॉर्डिंग जहां जहां उनकी दिमाग की चीजें फिट होती थी वहां वहां डिस्ट्रैक्ट होके उधर उधर शिफ्ट होने लगे। ब्राह्मणिज्म का सुपरमेसी हिलने लगी, टेंशन होने लगी। आगे और एक स्टेप लेके जाते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाया था कि जब स्टार्टिंग का पीरियड था तो लोग जन कहलाते थे, जो जन इधर उधर टहलते रहते थे, उनका एक पर्टिकुलर कोई भी जगह पे रहना ठिकाना फिक्स नहीं था। जब उनके ठिकाने फिक्स हुए उस टाइम पे आयरन मिल गया, जो लेटर वैदिक एज का पीरियड था, उस टाइम पे उन्होंने जो जन थे उन्होंने अपनी जगह अपना पद फिक्स कर लिया, तो जनपद बन गया, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स बन गई। आसपास की छोटी छोटी जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी वो एक ग्रुप में बन के महाजनपद बन गया। महाजनपद मतलब जिसके अंदर बहुत सारे जनपद हो, और जनपद क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स हो जो एक जगह बस चुके हो। एग्रीकल्चर वाज द ऑक्यूपेशन जनपद का। महाजनपद जब कोई ग्रुप बनता है, जब कोई बड़ा ग्रुप बनता है, उनका एक हेड होना होता है। उस टाइम को 600 बीसी के बाद के टाइम पीरियड को, जिसमें ये बहुत ज्यादा जैनिज्म और बुद्धिज्म फैला, उसके थोड़े से आगे अगर आप पीरियड में जाओगे, जहां पे स्टार्टिंग होती है डायनेस्टीज की, महाजनपद की, तो इन टोटल 16, अगर मैं आपको बताऊं 16 ऐसे बड़े बड़े महाजनपद निकल के आए। महाजनपद, ये 16 महाजनपद निकल के आए, जो अलग अलग क्लस्टर में पूरी कंट्री उस समय कोई थी नहीं, अलग अलग एरियाज में बसे हुए थे। अगर हम अलग अलग महाजनपद देखो, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि लेटर वैदिक एज में किंग का, राजा, जो राजा कौन होगा? जो एक महाजनपद का हेड होगा, उसका राजा होगा। पुराना वैदिक जब ऋग्वेदिक चलता था तो राजा जनपद का हेड होता था, वो अपने जनपद के बारे में अच्छा सोचता था। एक्चुअल में जनपद नाम की चीज ही नहीं थी, तो जन के बारे में अच्छा सोचता था। जगह जो लोग उसके होते थे कम्युनिटी के, उनके बारे में अच्छा सोचता था। लीडर तो होता ही है ना। राजा का कॉन्सेप्ट ही जब जनपद बन गए तब आया। अब जब जनपद भी इकट्ठे हो गए तो महाजनपद का भी एक हेड बन गया। लेकिन अब ये लेटर वैदिक एज आ चुका है, अब महाजनपद का जो हेड है उसका काम मेन, क्योंकि अब राजा का बेटा ही राजा बन रहा है तो वो राजा ही आगे बनेगा, उसको पता है। तो अब उसका काम लोगों को खुश रखना नहीं है, हिस्टोरिकल एनालिटिकल वे में पढ़ना। अगर लोग आपको जिताएंगे तो आप लोगों को खुश रखोगे, बट अगर आपको पता है कि लोगों से मतलब ही नहीं है मुझे, तो आप अपने आप को खुश रखोगे। और इंसान अपने आप को खुश बढ़ा के करता है चीजें। अब राजा को लगने लगा यार मैं वो महाजनपद भी जीत लेता हूं, वो महाजनपद भी जीत लेता हूं। एक्सपेंशन बुरी तरह होने लग गया। बहुत सारे डायनेस्टीज आए महाजनपद के, बहुत सारे डायनेस्टीज आए। हरिणका डायनेस्टी आया, शिशुनाग डायनेस्टी आया, नंदा रूल आया। दधानंद का नाम आपने सुना होगा। दधानंद के रूल के बाद जो मेन खतरनाक और बढ़िया और शानदार राजा निकल के आया, वो आया 321 बीसी के टाइम पीरियड में। 321 बीसी के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य की ट्रेनिंग के अंदर, चाणक्य इंटेलिजेंट पर्सन, इतना दिमाग जो हर चीज जानता है, चंद्रगुप्त को दधानंद रूल को हटा के उसे राजा बनाया। चंद्रगुप्त ने काफी लड़ाइयां लड़ी, क्या करा कैसे करा उसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम टाइमलाइन कनेक्ट कर रहे हैं, हड़प्पा से, ऋग्वेदिक से, लेटर से, महाजनपद, और बीच में जैनिज्म और बुद्धिज्म। ध्यान रखना जैनिज्म बुद्धिज्म पहले आ चुका है, पहले आ चुका है 600 बीसी में। ये तो 300 बीसी के आसपास में स्टार्ट हुआ है, जो चंद्रगुप्त या मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हुई है। डायनेस्टी चंद्रगुप्त ने जीत लिए बहुत सारे महाजनपद, काफी कुछ जीते। चंद्रगुप्त ने अपने आप को कन्वर्ट किया, अट्रैक्ट हो गए वो भी किस पे? जैनिज्म की तरफ। जैनिज्म की तरफ चंद्रगुप्त अट्रैक्ट हो गए और छोड़ छाड़ के चले गए साउथ। उन्होंने अपनी खुद की जो होती है ना लाइफ, वो त्याग दिया। और त्यागा कैसे? खाना पीना सब छोड़ के।
खाना पीना सब छोड़ के अपनी लाइफ को एंड कर दिया जैनिज्म में कन्वर्ट होके। जैनिज्म में कन्वर्ट करने वाले, जैनिज्म की तरफ इनको अट्रैक्ट करने वाले जो बंदा जिसका नाम था, उनका नाम था भद्रबाहु। देखो जैनिज्म के अंदर जब बात चल रही है तो मैं आपको समझा देता हूं। जैनिज्म के अंदर उस टाइम पे कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था कि जैनिज्म में दो तरीके की फिलॉसफी, दो तरीके के लोग होते थे। एक होते थे दिगंबर, एक होता था श्वेतांबर। दो तरीके के लोग होते थे। जब मौर्य पीरियड चल रहा था, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे कुछ सूखा पड़ा, बहुत सूखा पड़ा, 12 साल के आसपास का सूखा पड़ा। उस सूखे की वजह से क्या हुआ, जो दिगंबर हुआ करते थे, दिगंबर मतलब जो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर की जो मैं बात कर रहा हूं, श्वेतांबर दूसरे उनके एक समझ लो फ्रेंड थे जो श्वेतांबर फिलॉसफी को फॉलो करते थे। स्थूलबाहु नाम था उनका। तो इन्होंने क्या किया, जब सूखा पड़ा तो स्थूलबाहु ने कहा भाई ऐसा है, मैं तो यहीं रहने वाला हूं, मैं तो भूखा जो भी हो रहा है मैं यहीं रहूंगा, यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। भद्रबाहु ने कहा कि ठीक है, बट मैं जाता हूं क्योंकि मेरे को यहां पे दिक्कत हो रही है। आई एम गोइंग टू द साउथ। वो साउथ में चले गए, सर्वन बेंगोला में चले गए, कर्नाटका में चले गए। वहां पे वो काफी टाइम रहे, जब सूखा खत्म हो गया, जब अकाल खत्म हो गया तो वापस आए तो उन्होंने देखा यार लोग तो कपड़ों में घूम रहे हैं। देखो दिगंबर की फिलॉसफी ये कहती थी कि जैसा आपको शरीर मिला है आपको ढकने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है, यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा यार ये तो गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से जैनिज्म के अंदर दो अलग अलग डिवीजन हो गए। श्वेतांबर जो व्हाइट कपड़े पहनते, दिगंबर जो नहीं पहनते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा कपड़े पहन के लोगों को देखना कि यार ये तो गलत चीज हो गई, तो इस वजह से डिवीजन हो गया। तो दिस वाज एक्चुअली द पार्ट ऑफ जैनिज्म जो हम जैनिज्म के अंदर इंडक्ट पढ़ेंगे। अभी हम हड़प्पा से, ऋग्वेदिक से, लेटर वैदिक से जैनिज्म बुद्धिज्म होते हुए चंद्रगुप्त पे आ चुके हैं। चंद्रगुप्त को जैनिज्म कन्वर्ट करा दिया गया है। 298 की अगर मैं बात करूं, 321 से 298 की अगर मैं बात करूं तो 298 बीसी का जो पीरियड था, चंद्रगुप्त के जो बेटा था बिंदुसार बना राजा, बहुत बढ़िया राजा, खूब महाजनपद जीते, काफी कुछ जीत लिया, बहुत कुछ जीता। एक सपना था उसका कलिंगा जीतने का, कलिंग नहीं जीत पाया, सपना था, ड्रीम था उसका, लेकिन उसने काफी महाजनपद जीते, काफी कुछ जीता, बहुत 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 कुछ जीता। 273 के अंदर, 273 बीसी के अंदर बिंदुसार की हो गई डेथ। कनेक्शन बना के रखना, स्टोरी लाइन चल रही है। बिंदुसार की हो गई डेथ 273 बीसी। देखो एक्चुअल में मैं आपको एक रियलिटी समझाता हूं। 273 बीसी में बिंदुसार की हो गई डेथ। बिंदुसार के थे बहुत सारे बच्चे, लड़के बहुत सारे थे, उसमें थे अशोका भी एक उनका लड़का था, जो भी था। अशोका ने 273 से अगर मैं बात करूं तो 273 से 269 का जो पीरियड था, इस पीरियड में सबसे पहले अपने जितने भी भाई थे, 12। अशोका को बोला जाता है कि अशोका बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और सनकी टाइप का आदमी था, ऐसे मान लो, ठीक है। अब इस पीरियड के अंदर उसने ये ठान लिया जब तक मैं अपने सारे भाइयों को हटा नहीं दूंगा तब तक मैं अपना राज तिलक नहीं कराने वाला। तो उसने 273 बीसी से लेकर, टाइम पीरियड चल रहा है 3500 से 1500 से 1000 से 600 से 300 बीसी चंद्रगुप्त से 269 बीसी का जब पीरियड आया तो अशोका ने अपना राज तिलक कराया। 269 बीसी से ठीक 8 साल बाद, पीछे चल रहा है, बीसी चल रहा है, 261 बीसी के पीरियड में अशोका ने कलिंग पे अटैक किया। कलिंग कब्जाना उसके फादर का सपना था। कलिंग पे अटैक करने के रीजन अलग अलग जगह अलग अलग दिए हुए हैं, हमें रीजन पे नहीं घुसना है क्योंकि हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, हमें पता होना चाहिए बस। 269 में राज तिलक, 261 में कलिंग पे अटैक। अशोक को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे महाजनपद लेगेसी में बिंदुसार से मिले, बट अशोक एक ऐसा राजा निकला जिसने ना तो केवल इंडिया, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, ना तो केवल इंडिया के बाहर की जगह भी अपनी खुद के एरियाज बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैप देखो तो मगध एक इंपॉर्टेंट
एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है, आप समझ सकते हो। मगध को उस टाइम पे सबसे ज्यादा ताकतवर और रिसोर्सफुल महाजनपद बोला जाता है। क्यों? देखो, मगध अगर आप ध्यान से देखो तो ये एरिया मगध का है, ये एरिया मगध का है। उस समय मगध के इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है, और इधर ये बहुत सारा एरिया है। आपने नोटिस किया होगा जो पुराने जमाने की लड़ाइयां होती थी, चाहे एंशिएंट से रिलेटर से मेडिवल की तरफ आ जाओ, जितने भी अटैक होते थे, जितने भी, चाहे इस्लामिक इन्वेजन हो, चाहे अरब इन्वेजन हो, जहां से भी लड़ाई करने के लिए कोई भी आया है, चाहे गजनी हो चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे हिमालय से होते हुए आते हैं। हिमालय में दो चीजों के बीच में एक दो पहाड़ होते हैं ना, तो दो पहाड़ के बीच में जो एरिया होता है उसे बोलते हैं पास। तो खैबर पास एक जगह है हिंदू कुश में, हिंदू कुश घाटी में, हिमालय में एक जगह है खैबर पास। खैबर पास से ही ये लोग जनरली आते थे, ये जनरली खैबर पास से आते थे और फिर अटैक करते थे इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया। मगध के साथ फायदा क्या था कि मगध में सीधा अटैक हो नहीं सकता, इतनी दूर है, बीच में बहुत सारे एरिया कब्जाने पड़ेंगे, बहुत सारे एरिया काबू करने पड़ेंगे, बहुत सारे एरिया पे कंट्रोल बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब मगध के एक तो पहुंचना दूरी, दूसरा पहुंचने में बहुत देर लगेगी। दूसरी बात, मगध के साथ फायदा क्या है, मगध जिस एरिया में था, इस एरिया में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। अब बहुत सारे जंगल का मतलब क्या होता था, लकड़ी बहुत आराम से मिल जाएगी, हाथी बहुत आराम से मिल जाएंगे, तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थी, पैसा बहुत था, इसलिए लोग मगध को टारगेट करते थे, इसलिए मगध को सबसे पहले पकड़ते थे। तब अशोका ने मगध का तो ठीक है, मगध तो था ही उसके पास, उसके अलावा उसने सारे एरिया, इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पर्शिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सारे बाहर के एरिया भी कब्जा लिए। अब अगर आप देखो, ईरान, पर्शिया यहां तक पहुंच गया। ही वॉज द ओनली रूलर जिसने इंडिया वाले पोर्शन को तो छोड़ दो, बाहर की भी चीजें कब्जा ली है। ऑलमोस्ट सारे महाजनपद अपने कंट्रोल में लेके आया था अशोक, ऑलमोस्ट सारे जनपद, बचे थे एक दो, बट 16 में से ऑलमोस्ट सारे उसने कब्जा लिए थे। एक महाजनपद ऐसा था जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग महाजनपद रहा था अशोका के लिए, जिसका नाम था कलिंग। 261 में मैंने आपको बताया 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पे अटैक किया और कलिंग को तबाह किया। बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा, बहुत लोगों को मारा गया, काटा गया, बहुत बुरा हाल कर दिया गया। अशोक के नाम के साथ कलिंग की वार बहुत जरूरी के साथ पढ़ी जाती है, हमेशा जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उसी वार के बाद अशोक के अंदर एकदम बहुत बड़ा चेंज आया था, टोटल चेंज आया था। अब क्या हुआ था अशोक ने कलिंग में 261 बीसी के अंदर, क्रोनोलॉजी याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखोगे तो सब कुछ ध्यान रहेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक एरा, लेटर वेदिक एरा, परेशानी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद जनपद इकट्ठे होके बन गए महाजनपद। महाजनपद में स्ट्रॉन्गेस्ट और ताकतवर महाजनपद मगध, बड़ा उज्जैन अवंती था, लेकिन महाजनपद में ताकतवर मगध रीजन मैंने आपको समझा दिया। अशोक को बहुत कुछ लेगेसी में बिंदुसार से मिला, बाकी उसने अपने आप जीता, इवन इंडिया के बाहर भी जीता। 261 बीसी के अंदर अशोक ने बहुत बुरी तबाही मचाई कलिंग में। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि 600 बीसी के जो पीरियड था, वहां से बुद्धिज्म और जैनिज्म का फिलॉसफी बहुत ज्यादा आने लग गया था। अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य वो जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हो गए थे, मैंने आपको बताया था, जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हो गए थे। तो अशोक के टाइम पीरियड पे 261 बीसी में जब कलिंग की वार खत्म हुई, बहुत बुरा तबाही मची, तो उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना से इंडिया में आए, बुद्धिज्म की स्टडी करने, पता करने, बहुत सारी चीजें। जब वो इंडिया में आए, वो पहुंच गए कलिंग के ग्राउंड पे, जहां पे ये सारी तबाही अशोक ने मचाई थी। कलिंग के एरिया में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पे हद तबाही मची हुई है, बहुत बुरी तरह मारकाट मची है। तो उनको लगा इतनी परेशानी, मैंने आपको बताया ये जो फिलॉसफीज आई थी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी चीजें लोगों को परेशानी से दूर ले जाने के लिए इनका बेसिक एम ही यही था, आराम आराम आराम। वो पहुंचे सीधा अशोक के पास, अशोक से कहा, भाई साहब ये क्या करा हुआ है, चाहते क्या हो? मैंने आपके बारे में सुना है, आपने भाइयों को मारा, आपने तबाही मचाई, आपने इतने सालों तक इतने सारे महाजनपद जीते, इतने वार किए, कलिंग में तो आपने हद्दी मचा दी। आप इंसान हो, क्या चाहते हो आप? क्या जिंदगी का आपका एक ही एम है, मारना, लोगों को कब्जाना? यही एक आपका एम है कि आप चाहते हो हिस्ट्री में आने वाले टाइम पे आपका नाम
एक ऐसे राजा के जगह लिया जाए जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। आपने एक अखंड भारत का निर्माण किया, आपने इतनी सारी जगह अपने कंट्रोल में लाई, आप इज्जत डिजर्व करते हो, बट वो इज्जत अगर आप इस तरीके से ये चीजें करोगे तो वो इज्जत नहीं मिलेगी आपको। अशोक को समझ में आया? आराम, आसानी, इजी चीज, अच्छी चीज। अशोक ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, और चेंज हो गया अशोक। कलिंग की वार के बाद जब गुप्त से मिले अशोक, ये सब क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, आलतू फालतू नहीं बोल रहा, ये मैं आपको ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूं आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाए, पूरी क्रोनोलॉजी, पूरा सीक्वेंस, उसके बाद मैं पूरी हिस्ट्री आपको कहानी बना के चिपका दूंगा दिमाग के अंदर, पूरी हिस्ट्री। मार्च मेरा प्लान है, मार्च तक मैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह आपके कवर कर दूंगा। बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं मैं अपने स्टाइल से पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ता था। डेटम बना रहा हूं मैं, आपके बेसिक बना रहा हूं, एक बार बन गया उसके सब बन जाएगा, उसके सब कुछ कहानी बन के समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं किताब। यहाँ किताब सामने आपके चल रही है ये। अब अशोक को कन्वर्जन हो गया, बुद्धिज्म में अशोक कन्वर्ट हो गया। अब अशोक ने जो भी तबाही मचाई थी वो सारी तबाही एक साइड हो गई, क्योंकि अब अच्छाई सामने आ गई, अच्छाई ने बुराई को दबा दिया। अब आप अशोक का नाम लेते हो तो आप जो उसने किया है, जो वॉर किए, जो मर्डर किए, वो नहीं देखते। अब आप कहते हो कि भाई कलिंग वार के बाद चेंज हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो अशोक ने अपनी लाइफ का एम बना लिया कि भाई अब मैं बुद्धिज्म को ही फैलाऊंगा, और उन्होंने अपने बेटे को, अपनी बच्ची को श्रीलंका भेजा, वहां भी उसका प्रचार प्रसार किया। आगे हम उसकी बात करेंगे जब हम इन डेप्थ अशोक की डिस्कशन करेंगे। अब अशोक ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था, बट वो साम्राज्य संभालने के लिए आगे आने वाली अशोक की जनरेशन इतनी काबिल नहीं थी, तो वो धीरे 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 खत्म हो गया। मौर्य डायनेस्टी का फुल स्टॉप आ गया। क्योंकि जब आप, क्या होता है ना, जब आपको बहुत सारी चीजें बिना किसी मेहनत के मिल जाती हैं तो आप उसको संभाल नहीं पाते। सिविल सर्विसेज निकाल लोगे, सर्विसेज गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगे, बट उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीजें हैं, वो संभालने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यू शुड हैव द कैपेबिलिटी। वो कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। वो कैपेबिलिटी नहीं थी रूलर्स के बाद, जो अशोक के बाद आए थे, जिसकी वजह से चीजें वहीं पे मौर्य डायनेस्टी के लिए खत्म होने लग गई। मौर्य डायनेस्टी में और भी बहुत कुछ है, वो हम पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी के बाद का जो पीरियड है, उस पीरियड में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीजें रही। गुप्ता पीरियड रहा, गोल्डन पीरियड रहा, गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उस समय भी बुद्धिज्म, जैनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, तो गुप्ता पीरियड में उस चीज को दबाने के लिए काफी कुछ किया गया था, उसकी हम स्टडी करेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इस्लामिक, क्योंकि इंडिया में इस्लाम का एंट्री किया। देखो बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं, लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। अगर हम इस्लाम का बेसिक पढ़ें, बेसिक मतलब कब से स्टार्टिंग हुआ या इंडिया में कब से एंट्री हुआ, अगर मैं आपको बेसिक क्रोनोलॉजी अभी तक की बता दूं जो हमने पढ़ रखी है, वो था हमारा 3500 BC के अलॉन्ग जो हमारा चल रहा था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था। उसके बाद आपने देखा था कि 1500 से जो 1000 तक गया था वो हमारा ऋग्वेदिक था। 1000 से 600 तक जो आया था वो मेरा लेटर वैदिक था, और 600 से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का स्टार्ट हो गया था सिस्टम। और 600 के बाद से महाजनपद काल, महाजनपद भी बोल सकते हो, वो बनने स्टार्ट हो गए थे। महाजनपद के अंदर आपने देखा था जो सबसे बड़ा और ताकतवर महाजनपद वाला पोर्शन निकल के आया था, वो मगध से निकल के आया था। धीरे 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 पहलते हुए अशोक ने, सबसे पहले चंद्रगुप्त का सिस्टम मैंने आपको बताया था, उसके बाद बिंदुसार 290 के बाद, उसके बाद 273 अशोक, 273 के बाद 269 में अशोक का राज तिलक हुआ। 269 के बाद 261 में अशोक ने कलिंग किया, उसके बाद वो चेंज हुआ, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ। ये सिस्टम अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यहां से आकर अगर हम आगे तक जाएं तो ये कह सकते हैं 261 BC का जो पीरियड था वहां तक का सिस्टम हम अभी तक देख चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया गुप्ता पीरियड और बहुत सारी चीजें आई हैं, उनको इन डेप्थ हम पढ़ेंगे। अभी मैं मेन स्टोरी लाइन आपको सेटअप करके दे रहा हूं। और उसके बाद अगर आप आगे चलते चले जाते हो पीरियड में, बीसी में ही धीरे 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 आते हो, तो फिर बीसी के बाद एक और पीरियड शुरू हो जाता है एडी। और कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ टेरेन, जो बैटल ऑफ टेरेन 1191 और 92 के टाइम लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच, वो इन्वेजन था, मुस्लिम इन्वेजन। लेकिन नहीं, पहला मुस्लिम इन्वेजन की अगर बात की जाएगी तो उसकी कोशिश की गई थी 711 एडी में अरब्स में।
अरब लोगों ने सबसे पहले इंडिया में एंट्री करने की कोशिश की थी सिंध से, जहां पे पाकिस्तान अभी पोर्शन है, वहां से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले वहां पे मंसूर हज्जाज जो अरब में लीडर होते थे, उन्होंने अपना एक समझ लो आप गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को एक्चुअली 712 एडी में भेजा गया था। 711 में भी उन्होंने भेजा था किसी को लड़ने के लिए, बट वो हार गया था। तो 712 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया और कॉन्कर किया सिंध। पहला इस्लामिक इन्वेजन अरब के थ्रू पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। इसके बाद आप सब जानते हो टर्किश इन्वेजन हुआ था अरब के बाद, सबसे पहले अरब फिर टर्किश इन्वेजन हुआ था। मोहम्मद गजनी जिसने सोमनाथ टेम्पल को 17 बार रेड किया था, उसका ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया था, वहां पे बहुत लूटपाट मचाई थी, जो कि 1024 एडी के टाइम पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फिर बैटल ऑफ टेरेन मोहम्मद गौरी। चीज ध्यान रखनी है, ये सारी एंट्रेंस होती थी हिमालयन साइड से, हिंदू कुश से होते हुए, क्योंकि हिंदू कुश वाला ही रास्ता एंट्री का रास्ता था इंडिया में। ना पानी से आ सकते थे क्योंकि शिप थे ही नहीं ना, पानी में चलने के लिए तो शिप चाहिए, शिप तो बने ही नहीं। शिप तो तब बने जब यूरोप आए, यूरोपियंस आए, उन्होंने शिप बनाया, तो इसका मतलब शिप तो उस समय थे ही नहीं, तो आप शिप से तो पानी से तो आ नहीं सकते, तैरोगे थोड़ी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पहाड़ों के रास्ते से आना है, तो पहाड़ों का रास्ता खाइबर पास was the most favorite one to entry into इंडिया, सबसे फेवरेट था। इस तरीके से इस्लाम का स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद ये जो अरब्स का इन्वेजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मोहम्मद गजनी वाला इन्वेजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोमनाथ बर्बाद किया गया था। इसके बाद 1191, 92 और फिर दिल्ली सल्तनत, इस्लाम को फैलना, किस तरीके से इस्लामिक इन्वेजन यहां पे बड़ा फैला, उसकी हम स्टडी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज का ये लेक्चर आपको कनेक्टिविटी देता है दो स्टोरीज की, जिसके अंदर हमने एंशिएंट और मेडिवल का एक बिगिनिंग यहां पे देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको मेडिवल में और आगे लेके जाऊंगा, जिसमें इस्लामिक इन्वेजन के बाद इस्लाम बहुत ज्यादा कंट्री के अंदर फैला है। उसके बाद धीरे धीरे लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ मॉडर्न का भी ओवरव्यू दे दूंगा। इन चारों लेक्चरों को कंबाइन करेंगे तो हमारी पूरी हिस्ट्री की एक स्टोरी लाइन तैयार हो जाएगी। आप उस स्टोरी की एक एक स्टोरी को फिर हम चैप्टर वाइज पढ़ा करके पढ़ते चले जाएंगे। मार्च मेरा डेटम है, मार्च तक मुझे खत्म कर देना है, तो उस हिसाब से मैं प्लान आउट कर दूंगा। आपकी हर वीक सैटरडे संडे 9 बजे के आसपास क्लास अपलोड हो जाया करेगी। आप रेगुलर नोट्स बनाते रहो। कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन होता है हमारी वेबसाइट पे जाके आप मेल कर सकते हो। thecatalyst.group.info वेबसाइट है, मेरा एक पेज है फेसबुक पे, आप चाहो तो वो भी सर्च कर सकते हो। उस पे भी जाके आप क्वेश्चंस या कोई भी कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हो। AS पंडित IAS करके आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे आपको एक पेज मिलेगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। वी कैन डिस्कस आउट द थिंग्स, पोस्ट कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस होते हैं, प्रिपरेशन अपनी सॉलिड रखनी है, एग्जाम निकालना है। नया साल शुरू हो रहा है, नए साल के साथ नया दम लगाओ और ये मान लो कि इस साल ऑफिसर बन के ही दम लेना है। तो दिस इज एस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास
मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.